दोस्तों, गरीबी भूखमरी लोगों को ना जाने क्या क्या करवा देती है। गरीबी एक ऐसी अभिशाप है जो उसमें पड़ा है ना, वही जानता है कि क्या क्या दुख झेलने पड़ते हैं। अब भूख भूख ऐसी चीज है जो कभी रुकती नहीं है। एक बार खा लो अब फिर वो भूख लग जाती है। ये जो कहानी मैं आपको बता रहा हूं ना, ये एक ऐसे ही भूखमरी का शिकार एक लड़का जिसका नाम था अरविंद, उसकी कहानी है। ये जो हमें कहानी भेजे हैं ना, अरविंद का एक मित्र, उनका नाम है सुनील। तो हुआ क्या था अरविंद के साथ में, क्या घटी थी घटना, तो चलते हैं आज की कहानी की ओर, अरविंद की ही पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम अरविंद है। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला। वैसे मेरा भरा पूरा परिवार था। जब सब इकट्ठे थे ना, तो किसी चीज़ की हमारे घर में कमी नहीं थी। मैं भी स्कूल जाता था। मेरे चचेरे भाई भी, वो भी मेरे साथ पढ़ने जाते थे। और मेरे पिता उस टाइम स्वस्थ थे। खेती बाड़ी सबका एक साथ में होता था। चूल्हा भी घर में एक साथ ही जलता था। और लोग बाग अचरज करते थे हमारे पूरे परिवार के ऊपर में कि इतना बड़ा परिवार होकर के आज भी एक साथ में रहते हैं। लेकिन ना जाने किसकी नज़र लग गई थी हमारे घर के ऊपर में। पहले तो मेरे पिता बीमार पड़े, और ऐसे बीमार पड़े ना, खाट पर गिरे तो दोबारा उठे नहीं। देहांत उनका कुछ महीनों के बाद हो चुका था। और इसके बाद तो हमारे घर में अब एक तरह से ऐसा महसूस होने लगा कि पिता के गुजरने के बाद मैं तो पागल सा हो गया था। आज सबसे बड़ी बात थी कि मेरी माँ एकदम कुछ बोलती ही नहीं थी, ना किसी से बात करती थी। चुपचाप गुमसुम, ना रोती, बस दरवाजे की तरफ देखती रहती थी, जिधर से मेरे पिताजी आया करते थे। लेकिन उनको मालूम था कि अब पिताजी लौट के नहीं आएंगे। लेकिन ना जाने उनकी आंखें उसी दरवाजे के ऊपर लगी रहती थी। कोई उनको खाना दे देना तो खाना पड़ा का पड़ा रह जाता था, खाती तक नहीं थी। ऐसे ही अपने अंदर गम बिठा लिया था पिताजी की सोच सोच करके। अब वही हुआ। जैसे तैसे साल भर मेरी माँ तो जिंदा रही, लेकिन एक जिंदा लाश की तरह थी। उनको जबरदस्ती खाना खिलाया जाता था, और तब वो कुछ खा लेती थी और फिर मना कर देती थी। एक साल के बाद वो भी गुजर गई। अब तो दुखों का पहाड़ मेरे ऊपर टूट गया था। मैं तो अब ठीक था कि मैं 24 साल के आसपास का हो गया था। हाँ, मैं उस टाइम ट्रैक्टर चलाया करता था अपने खेतों में। हमारा जो परिवार था ना, एक तरह से समृद्ध किसान की तरह था। हर सुख सुविधा हमारे पास मौजूद थी। ट्रैक्टर चलाने के अलावा मैं कुछ और काम जानता ही नहीं था। लेकिन जैसे ही मेरी माँ का देहांत हुआ, अब जो हमारा घर संयुक्त परिवार था, अब एकाएक बिखरने लगा था। मेरे 3 चाचा थे, सबकी शादी हुई पड़ी थी, सबका अपना अपने परिवार था, और एक एक करके सब के सब अलग होने लगे। यहाँ तक नौबत आ गई कि मुझे भी अब अलग कर दिया था। अब मेरे पास ना तो खाना बनाने का मैं उपाय जानता था, और ना मैं कपड़ा धोना जानता था। एक तरफ तो मेरे ऊपर मुसीबत आ गई थी। हाँ, छोटी चाची थी, वो कभी कभी मेरी मदद किया करती थी। गंदे कपड़े मुझसे मांग लेती कि अरविंद कपड़ा लाओ, मैं धो देती हूँ, और वो भोजन का व्यवस्था भी कर देती थी। लेकिन जब चाचा घर में होते ना, तो वो मुझसे दूरी रहती थी। ना तो वो भोजन के लिए पूछती थी, ना कोई काम के लिए। हाँ, चाचा जाने के बाद जो भी रुका सुका होता, अब मुझे चुपचाप ले आकर के मेरे कमरे में देती कि अरविंद बेटा, भोजन कर लो।
भोजन कर लो। मैं चाची की तरफ देखता ही रह जाता। अब फिर मैं सोचता कि मैं तो इतना बड़ा हो चुका हूँ, मुझे भी कुछ काम करना चाहिए। अब मेरे पास ट्रैक्टर चलाने के अलावा कोई काम तो नहीं आता था। अब मैं अपने जो नज़दीकी दोस्त थे, जो शहर में रहा करते थे, कभी कभी महीने 2 महीने में अब गांव आते थे। मैं अपना दुख तकलीफ उनको बताया कि भाई मुझे कोई काम दिलवा दो। अब तुम्हें तो पता है ना कि हमारा घर पूरा बिखराव हो चुका है, सब कोई अलग अलग हो गया है मेरी माँ के मरने के बाद में। अब मुझसे अब इस घर में रहने का इच्छा ही नहीं होती। मैं अपना दुख तकलीफ सब अपने दोस्तों को बताया तो मेरा जो जिगरी दोस्त था ना, उस बात से बड़ा प्रभावित हुआ। कहने लगा, दोस्त हम मरे थोड़ी हैं, मेरे साथ में चलना, शहर में चलना, ट्रैक्टर चलाना जानते हो ना। मैं बोला हाँ, ट्रैक्टर तो बहुत मज़े से मैं चलाता हूँ, खेत में जुताई करता हूँ, सब कुछ करता हूँ मैं। तब बोला मैं कि आपको मैं ट्रैक्टर चलाने का ही काम दिलवा दूंगा मंडी में, हम भी मंडी में काम करते हैं। और इसके बाद मैं अपने उन दोस्तों के साथ मैं शहर आ गया था। किराए के घर में रहते थे, एक छोटा सा रूम में 5-5, 6-6 लोग रहते थे। एक साथ खाना बनता था, खाना खाते थे और सुबह सुबह 4 बजे मंडी निकल जाते थे, लौटते शाम के टाइम 4 बजे, कभी 5 बजे। मैं जब उनका काम धाम देखा ना तो मैं समझ गया कि बड़े मेहनत ये लोग करते हैं। ट्रकों से माल उतारते थे, ट्रक पर लोडिंग अनलोडिंग का काम करते थे। वाकई बहुत मेहनत भरा काम था। अब 2-4 दिन तो हमसे बड़ा प्यार से पेश मेरे दोस्तों ने किया। सब कुछ खाना नाश्ता टाइम पर मुझे मिलता था। हाँ, मैं उनसे बोलता भी था कि भाई मैं यहाँ भोजन नाश्ता करने के लिए नहीं आया, मुझे भी काम करना, मुझे कोई काम दिलवा दो जो आपने बोला था ट्रैक्टर चलाने का, तो मैं अपना काम शुरू करूँगा और 2 पैसे अपने लिए जमा भी करूँगा। तब मेरा वो दोस्त कहने लगा कि रुको, मैं बात कर रखा हूँ, जल्दी तुम्हारा काम मिल जाएगा। हफ्ता दिन 10 दिन बीत चुका और सबसे बड़ी कमी थी ना हमारे दोस्तों में, जब शाम को लौटते थे ना तो दारू का बोतल चखना फगना सब ले करके रोज शाम को पार्टी चलती थी जैसे। अब पीने के बाद में अब एक दूसरे से बड़े अदब से बात करते थे, वो अदब गाली गलौज होता था। अब मैं ऐसे माहौल में कभी रहा नहीं, मुझे तो बड़ा नफरत सी हो गई थी उनकी ये सब बात देख करके। ना तो मैं कोई नशा करता था, ना मैं कोई नशे का शिकार था, और यहाँ जो मैं देख रहा था ना मुझे अब बर्दाश्त नहीं होता था। और मुझे भी कई बार वो लोग झिड़क देते थे नशे में और बोलते कि नौकरी यहाँ ऐसे ही मिल जाएगा, यहाँ बहुत मेहनत करना पड़ता है, जानकारी होना चाहिए, सिफारिश होना चाहिए और तभी भी नौकरी मिलेगा, अभी नौकरी नहीं मिलेगा। मैं समझ गया था कि पीने के बाद में ये लोग बहक जाते हैं, जो सच्चाई है वो बयां करते हैं और सुबह होते ही अब उनका रवैया बदल जाता है। मैं जान गया था कि मेरा दोस्त मेरे साथ झूठ बोल रहा है, वो कोई नौकरी का बात नहीं किया है, बस मुझे ऐसे ही झूठ बोल रहा है कि रुको, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। अब मैं अपने दोस्तों पर एक तरह से बोझ भी नहीं बनना चाहता था। शाम जब हुई मैं तो घर पर ही रहता था, एक आध बार मैं अपने दोस्तों के साथ मंडी में गया था और उनकी मेहनत देख करके मैं तो बाकी सहम गया था। बड़े बड़े बोरे अब उठाकर पीठ पर ट्रक पर लोड करना और फिर ट्रक से उतारना भी होता था। ये कैसे कर लेते थे मुझे बड़ा संदेह होता था। आखिरकार एक शाम को मैं घर में ही रहता था, शाम को आए वही बोतल लेकर के सब दोस्त पीने पिलाने के लिए अपना बैठ के चुए। 2-3 पैक पीने के बाद अब वो बहकने लगे थे। तभी ना जाने मुझे क्या सूझा कि भाई मेरे लिए कोई नौकरी का व्यवस्था किया है कि नहीं। तब वही दोस्त था ना जो मुझे गांव से लेके आया था, मेरे जिगरी दोस्त था, वो मुझ पर भड़क गया। अब ऐसे ही तेज में कहने लगा, तुम्हें कोई खाने की कमी है? सब कुछ तो हम दे रहे हैं ना, रहने का मकान है, खाने का सब कुछ हम दे रहे हैं, तो जल्दीबाजी क्या है भाई? इतना आसानी से नौकरी नहीं मिलने वाला।
मैं ट्रैक्टर वाले से बात किया था, अभी उसके पास आदमी है तो बात बनेगी नहीं। देखो, जल्दी है तो खुद ही ढूंढ लो। अगर यहाँ से जाते हो ना तो अपने लिए व्यवस्था भी करने लेना, रहने के लिए, खाने के लिए सब कुछ कर लेना। अब वो पीने के बाद में वैसे ही बहक गए थे, लेकिन उनकी जो रवैया थी ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि वो मुझे झूठ बोल करके इतना दिन तक रोक रखे थे। मैं कुछ न कुछ अपना उपाय करता, मना कर देते तो, लेकिन उस रात शाम को सब कुछ उसने बता दिया कि देखो, अभी हमारे पास नौकरी है नहीं, और तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन इस जगह पर दोबारा मत आना। हम ना तुम्हें रखेंगे ना खाना खिलाएंगे। तुम अपने बल पर जहाँ रहना है, जहाँ खाना है, कर सकते हो, और नहीं तो हमारी शर्तों पर तुम्हें रहना पड़ेगा। जो हम कहेंगे वही करना पड़ेगा। और वो शर्त मैं जानता था, जूठे बर्तन साफ करना, सब्जी काट के रखना, यही सब तो मैं किया करता था। उनके पुराने कपड़े अब धो देना, ये मैं नौकर बनकर रह गया था इनके घर पर, अपने दोस्तों का ही नौकर। अब मैं सोच लिया कि मुझे करना क्या है। अब वो दोस्त थे ना, मैं जब चुप हो गया तो चुप नहीं हो रहे थे, बार बार वही बात को रिपीट कर रहे थे, जाना है तो निकल जाओ, किसका वेट कर रहे हो। और आखिरकार अब हद हो चुकी थी। एक बोल रहा था चलो, मेरा दोस्त था, लेकिन उसके साथ जो उसके दोस्त थे वो भी बार बार मेरे पर ताना मारने लगे, अरे जाना है तो निकल जाओ ना, तुम्हारा कोई किसी ने हाथ थोड़ी पकड़ रखा है, जाओ देख लो, जहाँ तुम्हें नौकरी मिलती है नौकरी कर लो, जहाँ तुम्हें रहने के मिलता है वहाँ रह लो। अब एक तरह से मैं बहुत तंग हो चुका था उस वक़्त में। मैं अपना बैग उठाया। अब मैं जाते जाते उस घर से निकल रहा था ना, तो मैं अपनी दोस्त की तरफ देख रहा था कि मेरा दोस्त जिगरी दोस्त है, चलो अभी थोड़ा बहक गया है, लेकिन मैं जाऊंगा ना तो ज़रूर रोकेगा कि अरविंद कहाँ जा रहा है इतनी रात को, रात में मत जा, जाना है तो सुबह में जाना। लेकिन मेरा दोस्त मेरी तरफ देखता रहा, मुस्कुराता रहा, और दोस्त जो थे उसके मेरी मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन उसने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला कि अरविंद रुक जा, आज रुक जा, रात में कहाँ जाएगा, सुबह में जाना, या फिर कुछ और बात बोल देता, लेकिन वो सिर्फ मुस्कुराता रह गया था। मैं फिर उसकी तरफ देखा नहीं। मैं उस घर से बाहर निकल चुका था। जो शहर मेरे लिए नया था, अब मैं जिधर मन हो रहा था उधर अपना रोड पर पैदल ही चलता जा रहा था। मुझे नहीं मालूम कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, ना मेरे पास में पैसे थे कि मैं अपने गांव भी लौट जाऊं। गांव किसके पास जाऊंगा, वहाँ कौन है मेरा। एक छोटी चाची, वही तो मुझे थोड़ा भोजन दे दिया करती थी, कपड़े धो दिया करती थी, लेकिन वो चाचा से बहुत डरती थी। चाचा जब होते थे ना तो मेरे को पूछती तक नहीं थी। ना जाने ऐसा मेरे साथ में वो लोग क्यों कर रहे थे। अब वही हाल अब शहर में हो चुका था। मैं सोचने लगा कि मेरा दशा ही खराब चल रहा है, नक्षत्र सारे उल्टे पड़े हुए हैं। इसके बाद मैं पैदल चलता चलता ऐसी जगह पर आ करके थक चुका था, और रात भी काफ़ी हो चुकी थी। वो बस स्टॉप था। अंधेरी रात में एक बस स्टॉप के पास में जो बेंच बना हुआ था ना सीमेंट का, अब मैं थक चुका था। ना जाने कितनी दूर उस घर से मैं निकल चुका था, मुझे खुद भी अंदाजा नहीं था। वो उनकी अपनी दोस्त की बातें अपने दिमाग में घूम रही थी। मैं आकर के बेंच पर बैठ गया। वाकई में मुझे प्यास लग रही थी, लेकिन वहाँ पानी पीने का कोई व्यवस्था था नहीं। रात काफ़ी हो चुकी थी, और मैं बेंच पर अब बैठा बैठा यही सोच रहा था कि मेरे नसीब में भगवान ने यही सब धक्के खिलाने लिख रखा है क्या। मैं अपने घर में कितना सुख सुविधा से था जब मेरे पिता जिंदा थे। इसके बाद सब कुछ चौपट होता गया। उनके गम में माँ का तबीयत खराब हुआ, और माँ भी 1 साल के अंदर चल बसी थी। तो अब मेरे आगे क्या लिखा हुआ है, ईश्वर क्या चाहता है। प्यास के मारे जो मेरा मुंह था ना चटपटा रहा था, सूखा हुआ था ओठ,
पानी की सख्त जरूरत थी। लेकिन उस जगह पर मुझे कहीं भी अब कोई दिख भी नहीं रहा था। बिल्कुल अब रात ज़्यादा हो चुकी थी और आसपास के अब जो एरिया था अब सब कुछ बंद था। मैं पानी कहाँ पीऊँ, क्या करूँ, अभी मैं सोच ही रहा था और तभी एक अधेड़ व्यक्ति आकर के मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। अब मुझे घूरता रहा। तब मैं मुझसे रहा नहीं गया कि क्या घूर रहे हो आप मुझे, कौन हो आप, क्या चाहिए मुझसे। तब वो मेरी तरफ देख के मुस्कुराने लगा और फिर कहने लगा, प्यासी हो क्या। मैं अनजान लोगों से कभी कुछ लेता नहीं था, लेकिन उस वक्त मुझे बहुत प्यास लगी हुई थी। मैंने बोला, हाँ, अगर आपके पास पानी है तो पानी दे दीजिए, मुझे प्यास लगी है। वो अधेड़ व्यक्ति मेरे बगल में ही बेंच पर बैठ गया, थैला कंधे पर टांगे हुए था और काला मैला कुचेला कपड़ा पहन रखा था। अब बाल भी बड़े बड़े थे उसके और दाढ़ी भी बढ़ी हुई थी। देखने में कोई फकीर जैसा ही मुझे एक नज़र में लगा, जो हमारे गांव में भिक्षा वगैरह मांगने आते थे। अब वो पानी की बोतल मुझे निकाल के दिया। पानी देख करके मैं तो खुश हो चुका था। बोतल का ढक्कन खोल करके जैसे ही पीने लगा, मेरा हाथ रोक दिया। अरे ठहरो ठहरो ठहरो, खाली पेट कभी पानी नहीं पीते। ये लो मिठाई, ये खा लो और इसके बाद पानी पियो। जब मैं उसकी तरफ देखा ना तो एक पैकेट खोल रखा था और उसमें बहुत महंगी वाली मिठाई मुझे नजर आ रही थी। मैं उस फकीर जैसे व्यक्ति को मना किया कि नहीं नहीं बाबा, मुझे मिठाई नहीं चाहिए, बस मुझे प्यास लगी है, पानी पी करके अब मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन वो कहने लगा, नहीं बच्चा, मिठाई खाओ और इसके बाद पानी पियो, देखो तुम्हारा मन फ्रेश हो जाएगा। वो मेरे साथ में जबरदस्ती कर रहा था कि ऐसे नहीं। आखिरकार मुझे मानना ही पड़ा और एक मिठाई उठा करके मैं खाने लगा। वाकई में जो मिठाई थी ना, बड़ा ही स्वादिष्ट थी। ऐसी मिठाई तो मैंने कभी खाई ही नहीं थी। ना जाने किस चीज़ से बनी हुई मिठाई थी, बड़ा ही बेहतरीन मिठाई लगी थी। और इसके बाद जब पानी गले में उतारा ना तो प्यास जैसे बुझ चुकी थी। मैं अब अंदर से जो थका थका महसूस कर रहा था ना, और ये मिठाई या पानी पीने के बाद मेरे बदन में अब पहले वाली ताकत महसूस होने लगी थी कि चलो अब मैं ठीक हूँ। अब इसके बाद वो अधेड़ व्यक्ति मुझसे पूछने लगा कि अरे बेटा, इस वक्त में तुम कौन सी बस पकड़ोगे। मैं कहने लगा कि देखिए, मैं बस पकड़ने के लिए नहीं आया। अब मैं जो भी अपनी कहानी थी अब उस अधेड़ को बता दिया कि मैं देखिए ऐसे ऐसे मेरे साथ में हुआ है और अभी तक होता जा रहा है। तब अधेड़ व्यक्ति बिल्कुल शांत हो गया था। पहले वो मुस्कुराता था, लेकिन जब मैंने अपने दुखड़ा सुनाया ना तो ये एकदम शांत पड़ गया था। अब मेरी तरफ घूर घूर कर देख रहा था। कहने लगा कि बच्चा देखो, जो नसीब में लिखा होता है ना उसको तो अब निपटना ही पड़ता है एक तरह से। वो मुझे ऐसी ज्ञान की बातें बताने लगा था कि जो तुम्हारे नसीब में लिखा है, चाहे तुम कुछ भी कर लो, उसको बदल नहीं पाओगे। हाँ, तुम्हारे अच्छे कर्म होना चाहिए और तब वो चीज़ खुद ही खुद बदलने लगती है। अभी तक जो तुम्हारा संघर्ष था ना, वो अब एक तरह से खत्म होने वाला है। अब तुम्हें पिछले बारे में सोचना नहीं है, अब आगे के बारे में सोचना है। मैं कहने लगा कि अभी इस शहर में आया हूँ, ना मैं किसी को जानता हूँ अपने दोस्तों के अलावा, और ना मैं कोई अभी तक काम मिला है। अब मैं अब करूँगा क्या, यही मैं सोच रहा हूँ। उस अधेड़ व्यक्ति से अपने दिल की बातें बता रहा था और वो मुझे ज्ञान भी दे रहा था। बोलने में बहुत मीठी आवाज़ थी उसकी, समझा भी रहा था। और थोड़ा बहुत तो मैं पढ़ा लिखा भी था। वो जो ज्ञान की बातें बता रहा था ना, मुझे समझ में आ रही थी कि ये कोई पहुंचा हुआ व्यक्ति है, इसको ज्ञान की नॉलेज बहुत है। आखिरकार कहने लगा कि देखो,
मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं जब उसकी तरफ चौंक के देखा कि ये खुद मैला कुचेला सा आदमी फकीर जैसा लग रहा है, आइए मेरा मदद कैसे करेगा। मैं कहने लगा कि बाबा कैसी मदद करोगे आप। तब वो कहने लगा ये बात मेरे पर छोड़ो, मैं तुम्हारी पहली गरीबी दूर भगाऊंगा। और जब गरीबी तुम्हारी दूर भग जाएगी ना, तो सब कुछ तुम्हारे पास में आने लगेगा। जो रिश्तेदार तुमसे कटे रहते हैं, जो दोस्त तुमसे अब बात करने को तैयार नहीं है, अब देखना एक दिन तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। लेकिन इसके लिए गरीबी दूर करनी पड़ेगी। जब तक तुम्हारी गरीबी दूर नहीं होगी, तुम इस संसार में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। और उसकी बातें जो थी ना, मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आ रही थी। गरीबी में तो मैं जरूर था, लेकिन वो फकीर आदमी मेरी गरीबी कैसे दूर करेगा। वो तो खुद ऐसे मैले कुचेले कपड़ा पहन रखा है, और ये क्या करेगा, वही मैं सोच रहा था। और तब वो कहने लगा कि देखो, मैं एक ऐसे घर को जानता हूं, और उस घर की जरूरत को भी जानता हूं। तुम जवान हो और इस योग्य हो, मुझे नजर आ रहा है तुम उस काम को पूरा कर सकते हो। अब बदले में तुम्हें पैसा मिलेगा। मैं जब उसकी बातें सुना ना, तब मैं थोड़ा और चौंक गया था। कैसे काम की बात कर रहे हो बाबा, वो काम तो बताओ। तब वो पहली बार फिर से मुस्कुराया। अब मुस्कुरा के कहने लगा कि अरे जवान हो बेटी, अब जवानों का जवान वाला तो काम मिलेगा ना, हम जैसे बूढ़ों को थोड़ी मिलेगा। तब वो बात खोल करके बताने लगा कि देखो बेटा, मैं एक ऐसे घर को जानता हूं जिसमें एक लड़की रहती है। अब एक तरह से उसको एक साथी की जरूरत है। ना तो उसका कोई परिवार है, ना कोई रिश्तेदार है। उस घर में अकेली ही रहती है, और अकेले अकेले अब ऊब जाती है, बोर हो जाती है। उसको दोस्त को कोई ज़रूरत है। हाँ, तुम्हारे जैसे ही दोस्त उसको चाहिए। तुम्हारे जैसे ही दोस्त लड़के उसको पसंद आते हैं। अगर तुम उसको उस घर में जा कर के हाँ दोस्ती कर लोगे ना, तो वाकई तुम अमीर बन सकते हो। मैं जब बात सुना ना बाबा का, और वो भी लड़की के साथ दोस्ती करने का, तो मैं तो डर गया था। मैंने आज तक कभी सोचा भी नहीं था कि मैं किसी लड़की का दोस्त बनाऊंगा। हमारे यहाँ पर ऐसा होता ही नहीं था। हम तो लड़की से दूर ही रहते थे, शर्माते थे, बात भी नहीं करते थे। अगर बात भी करते थे तो आंखें नीची करके। ऐसा ही हमारा संस्कार था, और उसी संस्कार में हम पले बढ़े थे। लेकिन ये बाबा जो थे ना, ये अलग ही बात बता रहे थे। हाँ, मैं उस काम को बिल्कुल नहीं करने वाला था। कैसी लड़की थी मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन मैं अब पूछने लगा कि बाबा उस लड़की से दोस्ती करके मुझे क्या मिलेगा। क्या वो दोस्ती से लड़की खुश हो जाएगी, और वो खुश करने के लिए मुझे करना क्या होगा। तब बाबा गहरी मुस्कुराहट लिए हुए कहने लगे, अरे इतने नादान मत बनो। तुम जवान हो और वो भी जवान लड़की है, तो एक दूसरे को आप समझ सकते हो ना। इसमें मुझसे खोल के क्यों बुलवा रहे हो। समझदार इंसान हो, क्या इतना भी नहीं जानते हैं क्या। तब मुझे एक झटका सा लगा था। क्या क्या क्या, मैं ऐसे ही बोल पड़ा था। तब बाबा मुस्कुरा के कहने लगे, हाँ तुमने सही समझा। अरे उस जवान लड़की के साथ में रात में रहोगे तो समझदार हो भाई, मुझसे क्यों बुलवा रहे हो, समझ जाओ। तब मैं समझ में आया कि आखिर वो जो बूढ़ा इंसान क्या कहना चाहते थे। मैं तो डर चुका था। अब मैं कहने लगा, नहीं नहीं बाबा, मैं ऐसा कर्म आज तक नहीं किया, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं गरीबी में हूं ना, कोई बात नहीं, गरीबी में पड़ा रहूंगा। कभी तो मेरा भाग्य बदलेगा, कभी तो अंधेरे से उजाले की तरफ जाऊंगा, लेकिन ये कर्म में बाबा मुझे बार बार पैसों की अब लालच देने लगे थे कि मैं तुझे अमीर बनवा दूंगा, तू मेरी बात मान ले। लेकिन मैं भी अपनी
जिद पर अड़ा हुआ था कि नहीं बाबा, मैं ऐसा काम कतई नहीं करूँगा। मैं ऐसा काम कभी किया ही नहीं है। ना तो मैं आज तक किसी लड़की से दोस्ती किया है और ना उसको उस नज़र से कभी देखा है। अब मैं अपना जिद पर, और जो फकीर बाबा थे और वो मुझे मनाने की कोशिश कर रहे थे, पैसे की लालच दे करके कि देख ले बेटा, ये अवसर एक बार निकल गया ना तो फिर तू गरीब की गरीब रह जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि तेरी सारी गरीबी दूर कर दूँ। अब तेरे ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मैं अपनी जिद पर बिल्कुल कायम था। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा कर्म बिल्कुल नहीं करूँगा, ये ठीक नहीं है। और तब साधु बाबा ही कह सकता हूँ, उनको फकीर जैसे थे ही, और वो उठकर खड़े हो गए, नाराज हो गए मुझसे और कहने लगे कि तू पछताएगा। मैं तुम्हें इतना बढ़िया ऑफर दे रहा था ताकि तेरी गरीबी दूर हो जाए, लेकिन तू बिल्कुल कदर ही नहीं कर रहा अपना। और तू देख लेना, मेरी बात को सुन करके फिर मौका तुझे नहीं मिलेगा और तू बहुत पछताएगा। अभी भी मान जा, मेरी कहना मान जा। लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि मैं एक लड़की के साथ दोस्ती करूं और उसके साथ फिर ये कैसे होगा। हम गांव के रहने वाले लोग, और मैं ऐसे काम कभी किया भी नहीं था। और मैं बड़ा दुविधा में, आखिरकार मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा और वो जो बाबा थे ना, उठकर खड़े हो गए और जाने भी लगे गुस्से से। मैं उनको जाता देखता रहा, लेकिन वो रोड के पास भी पहुंचे थे बस स्टैंड से, अब फिर लौट के आए। अब मेरे को कुछ नगद पैसे हाथ में पकड़ा दिए, ये ले पैसे, भूखे मत रहना, कुछ भोजन कर लेना सुबह में, खाली पेट रहना ठीक नहीं है। और सुन, मेरी बात को गौर करना। आइए, तेरी जो शर्तें हैं मैंने जो तेरे को बताया हूँ ना, अगर तू इस पर तैयार होता है तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि तू एकदम गरीबी से बाहर निकल जाएगा, तेरे पास धन दौलत आ जाएगी। तू अपनी जीत छोड़ दे और देख, मैं फिर कल आऊँगा। अगर ये बात तू मंजूर करता है ना तो रात को इसी टाइम में यहीं पर मिलना, मुझसे मेरा इंतज़ार करना, मैं ज़रूर आऊँगा। और इसके बाद वो सड़क पर चले गए थे। अब पैदल ही एक साइड को चलते गए। मैं उन्हें देखता रहा जब तक वो नज़र आ रहे थे, और जब तक नज़र आ रहे थे मेरी आंखें उनके ऊपर ठहरी हुई थी। और फिर वो मेरे नज़रों के आगे से अब ओझल हो चुके थे। मेरे हाथ में उनका दिया हुआ पैसे था, नया नया नोट। और मैं बस उस नोट को पकड़े हुए और मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूं। ये कैसी अब काम है जो मैं करने के लिए अब तैयार हो जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मेरे मन में ऐसा कोई भाव ही नहीं आ रहा था। हाँ, मुझे लगने लगा कि नहीं, ये काम मुझे करना ही नहीं चाहिए। मैं अपने कहीं वापस गांव लौट जाता हूँ। और यही सब सोच विचार करते हुए मैं सारी रात उसी बेंच पर सो चुका था। सुबह जब वहाँ भीड़ भाड़ बढ़ने लगी, तब वहाँ पर जो यात्री थे बैठने के लिए मुझे उठा दिया कि भाई उठो, सुबह हो चुकी है और हमें बैठने दो, बस का इंतज़ार करना है। मैं उठ चुका था। वाकई में जब उठा ना, तब रात की बातें सब याद आने लगी थी। वो बाबा जो बात मुझे बताए थे कि देखो, उस लड़की से दोस्ती कर लोगे और उसके साथ रहोगे ना तो सब तुम्हारी दुख दरिद्रता गायब हो जाएगी। तुम अब पहले जैसा नहीं रहोगे, बदल जाओगे, लक्ष्मी तुम्हारे पास में आ जाएगी। अब वही मैं सोच विचार कर रहा था। वो बाबा ने पैसे दिए थे, अब वही पैसे थे जिससे मैं नाश्ता पानी सब कुछ करता हुआ अब पूरा दिन बिता दिया था। और आखिरकार मुझे समझ में भी आ गया था कि इस शहर में अब मैं करूँगा तो क्या। बस एक ही रास्ता है, या तो मैं अपने गांव लौटूं या फिर बाबा का कहना मान लूं।
आखिरकार सारा दिन सोचने के बाद मैं फैसले पर आ चुका था कि चलो एक बार देखते हैं बाबा की बात मान करके। अगर अच्छा लगा तो दोस्ती रहेगी और नहीं तो हम अपने घर वो अपने घर। यही सोच करके अब मैं उसी जगह पर रुका रह गया। रात हो चुकी थी। मैं भोजन उन्हीं पैसों से करके और उसी बेंच पर आकर के बैठ गया था। 11 बजा, बाबा का अता पता नहीं था। अब तो मैं बाबा का राह देख रहा था कि बाबा कब आएंगे कब आएंगे। आज जिधर गए थे ना, मेरी नज़रें उसी तरफ देख रही थी। आखिरकार 1 घंटा और बीत चुका था। 12 बज गया। अब मुझे नींद भी सताने लगी थी। मैं सोचा कि बाबा मुझसे नाराज हो गए हैं, अब तो नहीं आएंगे। चलो अब कब तक बाबा की बाट देखते रहेंगे। अब मैं सो जाता हूँ, जो होगा कल देखा जाएगा। आज जैसे ही अपना सर अपने बैग को तकिया बना करके और उसी बेंच पर लेटने ही जा रहा था, तभी देखा कि मेरे पीछे बाबा खड़े थे। हम मुझे ही देख रहे थे। जब मैंने बाबा को देखा ना, तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी। वही मुस्कुराहट बाबा शायद समझ गए थे कि मैं उस काम के लिए तैयार हो गया। वो देरी नहीं किए, मेरे बगल में आके बैठ गए। फिर अपने थैले में से वो मिठाई का पैकेट निकाला। कहने लगे कि बेटा लो पहले खाओ इसको और फिर पानी पीना, देखो शरीर में ताकत आ जाती है। अब वाकई में वो मिठाई मैंने उस रात भी खाई थी। अब बाकी मुझे ऐसा महसूस होने लगा था। मैं तो मिठाई खा के पानी पिया। तब बाबा मेरी तरफ देख के कहने लगे कि हाँ बच्चा, अब बताओ जो मैंने तुम्हें ऑफ़र दिया था क्या तुम्हें मंजूर है। मैंने बोला कि हाँ बाबा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर वो दोस्ती मुझे पसंद नहीं आई ना, तो मैं दोस्ती तोड़ दूंगा। बाबा हंस के कहने लगे, हाँ ये भी ठीक है, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी दोस्ती होता है। अरे एक बार उस घर में जाओ, उस लड़की से मिलो, मेल जोल बढ़ाओ और फिर देखो अगर दोस्ती चलती है तो ठीक है, और नहीं तो तुम उस घर से बाहर निकल जाना। यही हो सकता है ना। प्रस्ताव मुझे मंजूर हो चुका था और आखिरकार मैं पूछने लगा कि बाबा जाना कब है। तब कहने लगे कि अभी चलना है, इसीलिए तो मैं आया हूँ यहाँ पर। अब फिर क्या था, बाबा उठ के खड़े हो गए और मैं भी थैला अपने कंधे पर टांग लिया था। अब आगे आगे बाबा, अब पीछे पीछे मैं, पैदल ही जिस तरफ वो पिछली रात को गए थे और उसी रास्ते पर चलने लगे थे। और वो बाबा का स्पीड चलने का गजब ही था। वो तो मुझसे आगे ही निकल रहे थे और मैं तो जैसे दौड़ते हुए उनके पीछे चल रहा था। और जब मुझे देखते ना कि मैं दूर रह गया हूँ, तब वो थोड़ा रुक जाते थे। कहते कि अभी तो तुम जवान हो, थोड़ा अपनी स्पीड बढ़ाओ, ताकत बढ़ाओ। और मैं बढ़ाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन बाबा से मैं बार बार पिछड़ रहा था। फिर मैं पूछने लगा, बाबा कितनी दूर और चलना पड़ेगा पैदल। तब बाबा कहने लगे, अरे अभी से थक गए, तुम तो जवान हो भाई, चलो बस पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। अब हम ऐसे इलाके में आ पहुँचे थे, शहर से बाहर, जहाँ पर अब खेत खलिहान जैसा सब कुछ दिखाई दे रहा था, पेड़ पौधे, ग्रामीण क्षेत्र था वैसा नज़र आ रहा था। हम वैसे ही इलाके में पहुँच चुके थे। आखिरकार बाबा मेन सड़क को छोड़ दिए, एक पगडंडी पकड़ लिया। आसमान में चांद निकला हुआ था, रोशनी भरपूर थी और उसी पगडंडी पर आगे आगे बाबा, अब पीछे पीछे मैं। और उस छोटी सी पगडंडी पर भी बाबा तेज तेज चल रहे थे। और उस पगडंडी पर मैं गांव का रहने वाला था, लेकिन मैं इतना तेज चल नहीं पा रहा था। मुझे लगता था कि कहीं पैर इधर उधर ना हो जाए, लेकिन बाबा तो स्पीड की तरह चल रहे थे। कुछ देर तक हम पगडंडी पर चलते रहे और आखिरकार पेड़ों का इलाका आ चुका था। जिधर देखो पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे थे और उस पेड़ के बगीचे से हम बाहर निकले और तब खुला हुआ खेत का इलाका दिखाई देने लगा था। और उन खेतों के बीच में एक घर अब मुझे साफ नजर आ रहा था, जहाँ पर मुझे
रोशनी भी दिखाई दे रही थी। बाबा आगे आगे और मैं पीछे पीछे उसी घर में पहुंचे जो मुझे दिखाई दे रहा था। अब मुझे अंदाजा लग चुका था कि इस एरिया में और कोई घर तो है नहीं, बस इकलौता घर यही है। शायद बाबा इसी घर में मुझे लेके जाने वाले हैं। अब मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला था। जब हम दरवाजे पर पहुँचे ना, तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। बाहर रोशनी हो रही थी और घर बंद था दरवाज़ा। अब बाबा अब जैसे कुंडी को बजाने लगे थे। 3 बार कुंडी को बजाए और तब वो जो कुंडी दरवाज़ा था ना, जैसे अंदर से किसी ने खोल लिया हो, लेकिन अंदर अंधेरा था। मैं तो देख ही नहीं पाया था कि खोलने वाला कौन था। और तब बाबा कहने लगे, आओ मेरे पीछे पीछे। जैसे ही हम अंदर चले ना, वो दरवाज़ा अपने आप या फिर वहाँ कोई खड़ा होगा। अब उस जगह पर अंधेरा तो था ही, मैं देख ही नहीं पाया था। फिर दरवाज़ा खटाक से बंद हो चुका था। मैं एक बार मुड़ के ज़रूर देखा, आवाज़ जैसे आई, लेकिन मुझे वहाँ कोई नज़र नहीं आया। लेकिन अब मैं इतना सोच विचार नहीं रहा था। बाबा जो मेरे साथ में थे और आगे आगे बाबा, थोड़ी दूर हम गलियारे के अंदर पहुँचे ना, तब आगे रोशनी दिखाई देना शुरू हो चुका था। आज जब हम रोशनी के पास पहुँचे ना, तो मैं देखता ही रह गया था। बाहर से कबाड़ सा देखने वाला घर अंदर में बहुत बढ़िया बना हुआ था। पुराने ज़माने की जैसी लकड़ी की फर्नीचर वैसी सब दिखाई दे रहे थे। लकड़ी की कुर्सियाँ, लकड़ी की सब कुछ बना हुआ, अब बड़ा सुंदर भी लग रहा था। अब कहा जाए ना, तो बड़ा सा कमरा था और उसमें पलंग भी बिछा हुआ था, उसमें कुर्सी भी लगी हुई थी। अब करीने से सब कुछ अब एक तरह से घर की सजावट हुई पड़ी थी। और बाबा मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किए कि बैठो बेटा यहाँ पर, और वो भी बगल वाली कुर्सी पर बैठ गए। कुछ देर बीता, ना जाने अब किसकी इंतजार हो रहा था। और बाबा चुपचाप शांत थे। हाँ, मैं तो सिर्फ कभी बाबा को देखता और कभी उस घर की सजावट को देखता, जो पुराने ज़माने की तरह अब सजा हुआ दिख रहा था। अब दीवारों पर कुछ चित्र बनाए हुए थे और वो चित्र मैं समझ रहा था। वो चित्र जो था ना, जंगली जानवरों का जैसे वो उकेरा गया था, हाथ द्वारा पेंटिंग किया गया था। हाँ, देखने में बड़ा ही डरावने से लग रहे थे। खैर, उस टाइम एक आवाज़ आई, जैसे कोई लड़की या औरत बुलाया हो बाबा को। हाँ, बाबा झटके से उठकर खड़े हो गए। हाँ, फिर उस दरवाजे से बाहर निकल गए थे, मुझे कहते हुए कि बेटा यहीं बैठे रहो, मैं अभी आ रहा हूँ। जब वो गए ना, तो 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा बीत चुका था। हाँ, मैं उसी कुर्सी पर बैठा बाबा का इंतजार कर रहा था, लेकिन बाबा अब नहीं आए। जब टाइम ज़्यादा बीतने लगा तो मुझे थोड़ा सा अब अच्छा नहीं लग रहा था कि बाबा कहाँ चले गए। हाँ, तभी मैं बाबा को आवाज़ देने ही वाला था कि बाबा जी आप कहाँ पर हो। हाँ, तभी उस दरवाजे से एक लड़की आती हुई दिखाई दी। सफ़ेद रंग का अब कपड़ा पहन रखी थी। हाँ, वो इतना चमकदार था। हाँ, बहुत ही बेहतरीन कारीगरी की हुई थी कपड़े पर। अब मैं कभी कपड़ा के देखूं, कभी उस लड़की को देखूं। हाँ, लड़की इतनी सुंदर, मैं पहली बार अपनी आंखें फाड़ फाड़ करके उस लड़की को देख रहा था। इतनी खूबसूरत लड़की थी। और अचानक अपनी नज़रें, जैसे मैं पहले किया करता था, फिर नज़रें झुका लिया। लड़की कब आकर के मेरे बगल की कुर्सी पे बैठ गई मुझे पता ही नहीं चला। हाँ, जब उसने अपना हाथ मेरे हाथ में पकड़ाया, तब मैं चौंक करके देखा। वो लड़की मेरे बगल में बैठी हुई अब मुझे देख करके मुस्कुरा रही थी। हाँ, तब मैं बोला कि वो बाबा मेरे साथ में आई थी, वो कहाँ गए। मेरी हड़बड़ाहट देख करके वो लड़की खिलखिला के हंस पड़ी। कहने लगे वो यहीं पर है, आराम कर रहे हैं। मैं बोलने लगा कि मुझे बाबा के पास जाना है। लड़की और ज़ोर से हंसने लगी, कहने लगी बाबा अब किस काम के लिए लेके आए थे आपको पता है ना।
मैंने बोला हाँ, एक लड़की से दोस्ती करनी थी, उसके लिए। तब वो और जोर से खिलखिला के हंसने लगी और कहने लगी वही तो लड़की हूँ मैं। वो बाबा, अब मेरे लिए तो आपको लेके आए हैं ना। अब वाकई में उस लड़की को मैं फिर देखा। इतनी खूबसूरत लड़की अब मेरी बगल के कुर्सी पर बैठी हुई। अब मैं उससे पूछ ही बैठा कि कैसी दोस्ती आप करना चाहती है। अब मेरे मुंह से जो आवाज़ निकला ना, उस पर और जोर से हंसने लगी और कहने लगी इतने बुद्धू तो तुम लगते नहीं हो। अब मैं जब वो बात लड़की बोली ना, तो मैं अपनी नज़रें नीचे झुका लिया था। और तब वो लड़की मेरे सर पर हाथ फेरने लगी, मेरे बालों से खेलने लगी। और मुझे तो ये अनुभव पहली बार का था, बड़ा अजीब लग रहा था। मैं अपने आप को अब उस लड़की के चंगुल से निकलना चाहता था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था उसका हाथ फेरना मेरे जिस्म पर, मेरे बालों पर अच्छा नहीं लगता था। लेकिन वो लड़की बिल्कुल मुझसे चिपक सी गई थी और कहने लगी कि इसीलिए तो बाबा मेरे पास में छोड़ के गए। घबराओ मत, चिंता मत करो, मैं तुम्हें खाऊंगी नहीं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, प्यार करूँगी। अब ऐसे ऐसी बातें वो बोल रही थी जो मेरी समझ से परे था। अब मैं इन चक्रों में आज तक पड़ा नहीं था, ना मुझे इस तरह का कोई अनुभव था। अब वो लड़की धीरे धीरे अब मुझसे बातें करने लगी, मेरे घर के बारे में जानकारी लेने लगी कि मैं कहाँ रहता हूँ, अब यहाँ पर किस लिए आया हूँ, शहर में क्या करने के लिए। जैसे बातों में घुमा फिरा करके अब मुझे एक तरह से नॉर्मल करना चाहती थी, जो मैं घबराहट अपने शरीर में लिए हुए था। अब वही हुआ जब बातों का सिलसिला शुरू हुआ ना, तब मेरा जो डर था और वो धीरे धीरे कम हुआ। अब मैं सब कुछ बताता चला गया उस लड़की के सामने में। और वो मेरे बालों से खेलती रही, अब बस यही कर रही थी। आखिरकार वो लड़की झटके से उठी और कहने लगी अरे दोस्त तो आप हो ही गए, लेकिन आपको अभी ना नाश्ता कराया ना कुछ पिलाया, मैं अभी आई। और उसके बाद गई ना तो 2 मिनट के ही अंदर लौट के आ गई थी। थाल में एक विशेष प्रकार का पकवान सा था, आप गिलास भी था भरा हुआ। वो लेके आई और कहने लगी कि पहली दोस्ती के नाम पर मुंह मीठा कीजिए। जब मैंने देखा ना तो ऐसा पकवान मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं खाया था। अब मैं मना करने लगा नहीं नहीं, और वो जबरदस्ती करने लगी देखिए दोस्ती के नाम पर है, चखना तो पड़ेगा आपको, और एक बार चख के देखो, आपको बहुत आनंद मिलेगा। और वही हुआ, जब मैंने पहला स्वाद लिया ना तो बड़ा गजब का लगा। अब फिर उस पकवान को तो मैं पूरा खा गया था। अब बारी थी गिलास में दूध भरा हुआ था, और दूध का रंग जो था ना बादामी हुआ पड़ा था। और वो दूध भी मैं पी चुका था। और दूध पीने के बाद मेरे शरीर में जैसे बल ज़्यादा हो गया हो, ताकत महसूस करने लगा था मैं। और इसके बाद मेरी जो पलकें थी ना एकदम भारी 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 होती गई। अब मुझे लगा कि बस मुझे अब सोना चाहिए, इसके अलावा मैं जग नहीं पाऊंगा। एक तरह से मैं उसी कुर्सी पर बैठे बैठे ही अपनी आंखें बंद कर लिया था। इसके बाद मैं नींद की दुनिया में शायद चला गया था। जब सुबह आंख खुली ना तो मैं हैरान था। मैं उस घर में जहां गया था लड़की से दोस्ती करने के लिए, वहां तो मैं था ही नहीं। मैं था उसी बस स्टैंड के पास में, उसी बेंच पर मैं लेटा हुआ। मेरे सिरहाने पर जो मेरा थैला था ना, वो तकिए के तरह जैसे मैं लगाया करता था, और वैसे ही लगा करके मैं आराम से सोया हुआ था। अभी सुबह ही हुआ था, शायद 5 बजे होंगे आसपास, और तभी मेरी आँख खुल गई थी। आज आँख खुली ना तो मैं बगल में अब उस बाबा को भी बैठे हुए देखा। बाबा रोड के किनारे जैसे नज़ारा कर रहे हों, और तब तक मैं उठ के बैठ गया था। मैं कहने लगा बाबा हम तो उस घर में गए हुए थे, यहाँ पर मैं कैसे आया? तब बाबा कहने लगे अरे तुम चल के आए हो भाई,
क्या तुम्हें ध्यान नहीं है? मैं हैरान था। मुझे तो याद भी नहीं था कि मैं उस घर में गया था और दूध पीने के बाद मुझे तो नींद आ चुकी थी। अब मैं उसके बाद क्या किया था? उस घर से हम कब निकले थे? अब मैं पैदल चल के आया था, अब मुझे भी याद नहीं। ये कैसे हो सकता है? मैं बाबा से पूछने लगा कि बाबा मुझे कुछ भी याद नहीं। और तब बाबा मुस्कुराते हुए कहने लगे, अरे चिंता की बात नहीं है, ये कोई तकलीफ वाली बात थोड़ी है, अच्छी बात है। वो दूध का असर था जो अपने आप को तुम एक तरह से पहचान नहीं पाए। तुम एक तरह से नशे में चले गए थे। उस दूध में ऐसा ही कुछ था, मिलाया गया था। चिंता की बात नहीं है। चलो, पहली रात अब तुम अच्छी बीती एक तरह से। लड़की तुमसे बहुत प्रसन्न हुई है। अब फिर उसने बोला है कि 3 रात के बाद लेके आना। अब देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। बाबा जो थे ना, अपनी थैला में से अब निकालने लगे कुछ। अब मेरी नज़रें तो अब उसी तरफ थी। आज जब वो निकाले ना तो करारे करारे नोट का बंडल। मैं उस नोट को बंडल को देख करके हैरान रह गया था। इतना सारा रुपया मैंने ज़िंदगी में अब एक साथ तो नहीं देखा था। और वो सारा रुपया एक तरह से बंडल जो था, अब बाबा ने मुझे पकड़ा दिया था। और कहने लगे कि देखो बाप, मैं समझता हूँ आधी गरीबी तो तुम्हारी दूर हो चुकी होगी, लेकिन इससे तुम्हारा अब पूरा काम तो नहीं होगा ना। 3 दिन के बाद हमें उसी जगह पर जाना है। और अब तुम ये रुपये को अपना समझ सकते हो, जो चाहे कर सकते हो। कहाँ रहना है अब तुम उसको देख लो। धर्मशाला में रुकना है, अपने लिए घर लेना है, जो कुछ करना है करो, लेकिन 3 दिन के बाद इसी जगह पर आके मुझसे मिलना। और इतना ही रुपया उस रात भी मिलेगा। मैं तो एकदम, मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। इतना सारा रुपया दे करके मैं भौचक्का रह गया था। और बाबा वो रुपया दे करके रुके नहीं, अब वो उसी रास्ते पर चल पड़े थे जिस रास्ते पर हम रात में गए थे। और देखते ही देखते मेरी नज़रों के आगे से ओझल हो चुके थे। हाँ, मैं उसी बेंच पर बैठा हुआ उस रुपये का गड्डी पकड़े हुए अब बाबा की तरफ देख रहा था। इतना सारा रुपया, करारे करारे नोट। तब तक सुबह हो रही थी। अब मैं जल्दी से अपना बैग खोला, उन रुपये को अंदर किया कि ताकि कोई चोर उचक्का की नज़र इस पर ना पड़े। अब वास्तव में मैं मन ही मन बहुत खुश हो चुका था। मैं तो समझ चुका था कि मेरी आधी क्या, पूरी की पूरी गरीबी अब इससे दूर हो जाएगी। जहाँ मेरे पास में फूटी कौड़ी नहीं थी और आज मेरे पास नोट का बंडल, और क्या चाहिए मुझे। अब वास्तव में उस रुपये को पा करके मैं बहुत खुश हो चुका था। अब बात थी रहने के ठिकाना कहाँ ले हम। आखिरकार मैं यात्रियों से पूछते हुए एक धर्मशाला में जाकर के शरण लिया था। सारा दिन धर्मशाला में सोता ही रहा, लेकिन सुरक्षित अपने बैग को अपने सिरहाने रख करके। और ऐसा ही रात में अच्छा भोजन किया। अब तो मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। और शाम के टाइम मैं उस बेंच पर भी आके बैठा था, लेकिन मैं 11 बजे तक इंतज़ार करता रहा कि बाबा आएंगे, उनसे मैं कुछ और बात करूंगा, लेकिन वो बाबा नहीं आए। आखिरकार मुझे धर्मशाला लौटना पड़ा। ऐसे ही 3 रातों तक मैं उस जगह पर आया था, लेकिन बाबा मुझे नज़र नहीं आए। हाँ, जब वो रात आ गई जब बाबा ने कहा था कि अब तीसरी रात के बाद जो रात आएगी अब उसमें इसी जगह पर आके मिलना, अब फिर हम उसी जगह पर चलेंगे। मैं उस लड़की के बारे में जानकारी चाहता था कि आखिर वो सुंदर सी लड़की उस अकेले घर में रहती है या उसका परिवार है और उसका इतिहास क्या है। सब कुछ मैं जानना चाहता था। मैं आ करके बैठ चुका था 10 बजे से ही। 11 बजा, अब फिर 12 बजा। 12 बजा जब जैसे ही बजा ना, तब मुझे वो बाबा उसी रास्ते से आते हुए दिखे। आज जैसे ही अब नज़र आ गए ना तो मेरे चेहरे पर मुस्कान फैल चुकी थी। बाबा आके मेरे पास की बेंच पर बैठ के चुके थे। कहने लगे कि हाँ बेटा,
कोई दुख तकलीफ तो नहीं हुई तुम्हें ना? मैंने बोला, नहीं बाबा, सब कुछ सही चल रहा है। मैं धर्मशाला में रुका हुआ हूँ, धर्मशाला का नाम भी बताया, और अच्छी खासी मैं भोजन भी किया हूँ और नींद भी लिया हूँ। तब बाबा मुस्कुराते हुए कहने लगे कि चलो, बस आज की रात की मेहनत है बाबू, हमें थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा, इसके बाद वो रात उसी लड़की के साथ तुम्हें गुजारनी है। इसके बाद तुम्हारा काम खत्म, मेरा काम खत्म, तुम अपने घर और मैं अपने घर। लेकिन आज मैं बाबा से बहुत पूछना चाहता था, सवाल करना चाहता था कि बाबा, वो लड़की कौन है जिसके साथ हम रात गुजार रहे हैं? वो क्या करती है मेरे साथ में? मैं सब कुछ पूछना चाहता था, लेकिन बाबा ने मुझे मौका ही नहीं दिया। मेरा हाथ पकड़ के कहने लगे, चलो देर हो रही, हम तो पहले ही देर हो चुके हैं, वो लड़की इंतजार कर रही होगी। और आखिरकार बाबा आगे आगे जैसे वो छलांगे मार रहे हों, तेज चलते थे वो, अब मैं पिछड़ जाता था और वो रुक भी जाते, मेरा इंतजार भी करते, मुझे डांटते भी कि तेज चलो ना, नौजवान हूँ। ऐसा करते करते फिर हम उस घर में पहुँच चुके थे, जैसे उस रात हुआ था और आज की रात भी ऐसी हुआ। दरवाज़ा पर 3 बार अब उन्होंने दस्तक दिया, कुंडी खटखटाया, तब वो दरवाज़ा खुल चुका था। दरवाज़ा खुलते ही अब वहाँ कौन दरवाज़ा खुला था मैं तो देख ही नहीं पाया। उसी रात की तरह आज भी अंधेरा था वहाँ पर, और जैसे ही दरवाजे से प्रवेश किए, दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो चुका था। आज भी मैं मुड़ कर देखा और कुछ देर तक रुका भी रहा। बाबा आगे चले गए थे। जब बाबा ने आवाज़ दी, कहाँ रह गए, आओ जल्दी, तब मैं उस जगह से आगे बढ़ा था जिधर बाबा गए थे। उस घर में पहुंच चुके थे, उस कुर्सी पर पहुंच चुके थे। अब मुझे कुर्सी पर बिठा करके बाबा कहने लगे कि अब तुम आराम करो इस घर में, वो तुम्हारी दोस्त आती ही होगी, अब मुझे भी अब आराम करना है। अब मैं बाबा से पूछना चाहता था कि बाबा, अब उस लड़की के बारे में कुछ बताओ ना, लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल पाई उस घर में। अब बाबा उठ करके चले गए थे। अब कुछ ही देर के बाद वही लड़की जैसे रात में नजर आई थी, अब वैसे ही कपड़ा पहने हुए और मेरे सामने में हाजिर हो गई थी। आज जब आई ना, तो उसके साथ वही थाली थी, उसमें विशेष पकवान था और वही गिलास का दूध। आते ही कहने लगी कि आज आपके चेहरे पर रौनक कुछ अलग ही दिख रहा है, तंदुरुस्ती मुझे दिखाई दे रही है। चलिए पहले नाश्ता कीजिए, इसके बाद दूध पीजिए। मैं जानता था कि अगर मैं दूध पी लिया ना तो मैं सो जाऊंगा, या फिर मेरे साथ में ना जाने क्या होगा। और उस लड़की से मैं पूछना चाहता था। आखिरकार वो अभी तो नाश्ता करते करते, पकवान को खाते हुए, मैं उससे पूछ रहा था कि आप अपने बारे में बताइए ना, इतना बड़ा घर है इसमें और आपके अलावा कोई दिखाई नहीं देता है, आपके परिवार कहाँ रहते हैं? सब मैं पूछ रहा था। लड़की मेरी बात को कोई जवाब नहीं दे रही थी। बार बार मैं वही सवाल पूछ रहा था, बताइए ना आप, बताइए ना। तब वो लड़की एकाएक मुस्कुराते हुए कहने लगी कि देखो, मेरा भरा पूरा परिवार है, लेकिन इस जगह पर नहीं है, वो अलग है और मैं यहाँ पर अलग रहती हूँ, रात बिताने के लिए यहाँ पर आती हूँ, और तुम्हारे जैसे दोस्त पा करके मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ। अब इसके बाद मैं बहुत कुछ पूछता रह गया, लेकिन लड़की ने टाल मटोल कर एक तरह से बताना गवारा नहीं समझा, बिल्कुल नहीं बताई। मैं सवाल करता रहा लेकिन वो टालती रही, अलग विषय पर बात करने लगी थी। आखिरकार वो दूध का नंबर आ चुका था। अब मैं तो अभी पीना नहीं चाहता था, लेकिन वो लड़की कहने लगी, देखिए दूध का एक टाइमिंग है, ऐसे ज़्यादा ये खराब हो जाएगा, आप जल्दी इसको सेवन करो। और तब वो लड़की गिलास उठा के मेरे होठ तक लगा दिया था। इसके बाद मुझे दूध पीना ही पड़ा। और जैसे उस रात हुआ था ना, दूध पीने के बाद वैसे ही मुझे नशा की तरह महसूस होने लगा था। पलकें भारी होने लगी, अब मेरे शरीर में जैसे बलवान हो गया हूँ, ताकत आ गई है, ऐसा ही कुछ होने लगा। और नींद तो मेरे पलकों में आ गई थी। जब मेरी होश आया ना, तो मैं उसी बेंच पर, लेकिन आज
बाबा मेरे बगल में नहीं बैठे हुए थे। वो बेंच पूरी की पूरी खाली था। अब मैं हड़बड़ा के उठा। कल वाला टाइम था, सुबह के करीब 5 बज रहे होंगे। अब मैं जब आसपास में बाबा को नहीं देखा ना, तो मेरा मन बेचैन हो गया। अब मैं सोचने लगा कि मैं यहाँ पर फिर चल के आ गया हूँ, और वो बाबा जी कहाँ हैं, कौन लाया है मुझे, और वो पैसे जो अभी मिलने थे वो कहाँ पर हैं। वो बाबा जी ने तो अभी दिए नहीं। लेकिन सुबह के अब उस जगह पर 7 बज चुका था। मैं उसी बेंच पर बैठा बाबा जी का इंतज़ार कर रहा था। सवारियाँ आने लगी। अब मुझे अब उस जगह छोड़नी भी पड़ी। अब मैं जब धर्मशाला में गया ना, तब मैं सोचने लगा कि बाबा मेरे साथ धोखा किया है। जो पैसा करार था और वो पैसा मुझे दिए नहीं। लेकिन जब हैरानी जब हुई, जब मैं धर्मशाला में गया और अपनी बैग को तलाशी लिया कि कहीं मेरे साथ में कोई धोखा तो नहीं हो गया, वो जो पैसा था मेरा वो कहीं गायब तो नहीं हो गया। लेकिन आश्चर्य जब हुआ जब एक नोट की गड्डी और मेरे बैग में रखी हुई मिली, तब मैं तो उछल सा गया था। अब वाकई में इतना पैसा मेरे पास में आ चुका था कि मुझे अब इस शहर में रहने की ज़रूरत नहीं थी। मैं सब कुछ अपनी गरीबी अब दूर कर सकता अपने गांव में जा कर के। अब बड़े ठाट बाट से अपना कोई छोटा सा काम कर सकता था और उसी सहारे अपने जीवन व्यतीत कर सकता था। और वही मैं करने का अब विचार बना लिया था। लेकिन मैं चाहता था कि एक बार बाबा से ज़रूर मिला जाए। अब मैं उसी धर्मशाला में रुका रहा और हर रात को 10 बजे आके बैठ जाता और 12 बजे तक इंतज़ार करता, लेकिन बाबा नज़र ही नहीं आते थे। ऐसा करते करते मैं 1 हफ्ता तक उस बेंच पर आता रहा ताकि मैं बाबा से कुछ बात कर सकूं, मिल सकूं। लेकिन बाबा नहीं आए। आखिरकार अब मुझे उस धर्मशाला छोड़ करके अब मैं अपने गांव लौट गया था। गांव में जब आया ना, तो मुझे अब जो हमारे परिवार के लोग थे, जैसे पहले ही अब एक तुच्छ नज़र से मुझे देखते थे, मेरी छोटी चाची को छोड़ करके। अब वैसी हालत आज भी था। मैं अपनी चाची पर पूरा विश्वास करता था। सिर्फ चाचा से वो डरती थी। इसीलिए जब चाचा होते थे ना तो मेरे पास में आती ना मुझसे बात करती थी। अब मैं सारा रुपया बैग वगैरह सब कुछ ले जा करके जब चाचा नहीं थे तब मैं चाची के हवाले कर दिया था। चाची भी इतना रुपया देख करके हैरान हो गई थी। कहने लगी, अरे अरविंद बेटा, ये कहाँ से रुपया लाए। तब मैं कहने लगा कि चाची ऐसी ऐसी कहानी हुई थी, ऐसी ऐसी बात हुई थी। मैं चाची से कुछ छुपाता भी नहीं था। माँ के मरने के बाद वही तो मेरे लिए सब कुछ थी। मेरी माँ की तरह उनको मैं इज्जत देता था। अब मैं कोई उनसे बात नहीं छिपाया। तब वो मेरी बात सुन करके सहम गई थी। वो कहने लगी कि अच्छा हुआ अरविंद तुम लौट आए। वो जिसके साथ तुम रात बिताते थे ना, वो एक तरह से इंसान तो थी ही नहीं। जब वो चाची मेरी बात कहने लगी ना, तो मैं खौफ में आ चुका था। कहने लगी कि जो तुम्हारे साथ वो साधु बाबा जिसको तुम बता रहे हो, फकीर बता रहे हो, वो भी मुझे लगता है कि इंसान नहीं थे। ये दोनों लोग कोई आत्मा थे। वो आत्मा ही थी जो रात में तुम्हें बुलाती थी दोस्ती के नाम पर और अपना मतलब निकालना चाहती थी। अब उसके बाद तुमने खुद ही बताया कि 7 दिन तक इंतज़ार करते रहे, ना वो बाबा आए, ना तुमसे दोबारा मुलाकात हुई। अब इसके बाद जब मैंने बात के अंदर तक पहुंचा ना, तो वाकई में मुझे डर लग गया था। लेकिन ऐसा मेरे साथ में कुछ भी नहीं हुआ था। उस घर में उस लड़की को मैं बहुत नज़दीक से देखा था। हाड़ मांस की बनी हुई लड़की थी। अगर भूत प्रेत होती तो ज़रूर वो बुरा उसका चेहरा होता। मैं सुना है कि चुड़ैल के पाँव उल्टे भी होते हैं। अगर चुड़ैल होती तो उसके पाँव उल्टे ही होते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जो भी मैंने देखा, जो भी मैंने महसूस किया, उससे मैंने बात भी किया घंटों। कहीं से भी मुझे वो खतरनाक नहीं दिखी थी। आखिर वो कौन थी जिसके साथ मुझे 2 रात बितानी पड़ी थी, और उसके बदले में मुझे अब एक तरह से 2 गड्डी मिली थी नोट का, करारे करारे नोट का। और एक तरह से मैं तो बहुत खुश था।
अब चाची भी अब मेरे बारे में सब कुछ जान चुकी थी कि मैं शहर में जाकर क्या किया था। और तब धीरे धीरे मैं अपने काम को अब विस्तार देने लगा था। मैं एक छोटे से बिजनेस का काम गांव में ही शुरू कर दिया था, किराने स्टोर का। और वो धीरे धीरे मेरा काम जमने लगा था और धीरे धीरे वो बात मेरे चाचा तक जा पहुंची थी। चाची ना जाने कब चाचा के कान में बता दी थी कि अरविंद शहर गया था और उसके साथ ऐसा हुआ था। चाचा मेरे दुकान पर आ गए थे और जब ग्राहक खाली हुए तब पूछने लगे कि तेरी चाची बता रही थी ऐसे ऐसे तेरे साथ में हुआ। अरविंद, क्या ये सही बात है? मैं एकदम गड़बड़ा गया था उन चाचा को देख करके। चाचा से मुझे डर लगता था। अब मैं सब कुछ बता दिया कि हाँ चाचा, ऐसे ही हुआ था। और तब चाचा कहने लगे कि बेटा, मैं समझ चुका हूँ। जब तेरी चाची बताई ना तो मुझे अंदाज़ा लग चुका था। तो बहुत बड़ी एक विपदा से निकल के आया। अब बेटा, हमें देर नहीं करना चाहिए। मैंने बोला, क्या चाचा, किस बात की देर? तेरा मैं शादी कराने जा रहा हूँ बेटा, और नहीं तो हो सकता है कि फिर तू उन्हीं चक्रों में पड़ जाए। मैं इतना जानता हूँ कि ऐसी चीज़ें जब एक बार किसी के हाथ लग जाती है ना, वो आसानी से पीछा नहीं छोड़ती है। हाँ, मैं तेरा शादी तय कर रहा हूँ। मैं मना करता रह गया, चाचा अभी नहीं। लेकिन चाचा मेरा माने नहीं। आखिरकार मेरी अब शादी हो चुकी थी, पत्नी आ चुकी थी। ये बात मैंने अपनी पत्नी को भी बताया था, तो उसको तो विश्वास ही नहीं हुआ था। उसको तो लगा कि मैं मजाक कर रहा था। लेकिन इसके बाद मैं बताऊं, मेरे घर की हालात अब एक तरह से बदल चुकी थी। मैं अच्छा भला पैसा अपने दुकान से कमा रहा था। घर गृहस्थी मेरी मज़े में चल रही थी। छोटी चाची अब मेरे साथ में थी और छोटे चाचा भी अब दोनों जैसे मेरे अब माँ बाप मिल चुके थे। तो दोस्तों, ये थी अरविंद जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे नए चैनल पर आप अभी तक नहीं गए हो ना, राज की कहानियाँ में, तो जल्दी से जाइएगा, उन कहानियों को भी आनंद लीजिएगा। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्लिक करते ही लिंक पर आप मेरे नए चैनल पर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, फिर हम कल मिलते हैं एक नई कहानी को लेकर के, इसी चैनल पर, इसी समय में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।